हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सार्डिक की एक्सरसाइज 4.6 का बेसिक आपको हमने करा दिया था। ठीक है, आज आपकी एक्सरसाइज 4.6 के सवाल चलने वाले हैं। ठीक है, और बेसिक हमने कल आपको करा दिया था। आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक दो पॉइंट और ध्यान रखने हैं बेसिक के साथ साथ। ठीक है, और उसके बाद आप एक्सरसाइज को कम्प्लीटली आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या, देखिए हमने कल पढ़ा था ax बराबर b, ये तो पढ़ा था ax बराबर b। ये a क्या था यहाँ पर, a एक कोई आव्यूह था। ठीक है, और x क्या था, x कोई कॉलम आव्यूह था, और b भी क्या था, एक कॉलम आव्यूह था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो आव्यूह a है, ठीक है, अगर हम इस a की डिटर्मिनेट वैल्यू निकालें, दो केस बनेंगे यहाँ पे तुम्हारे। केस फर्स्ट, अगर डिटर्मिनेट a की वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी डिटर्मिनेट a की वैल्यू 0 ना आए। जो भी आव्यूह हम यहाँ से प्राप्त करेंगे, हमें 3 समीकरण दे रखी होंगी, 3 समीकरण निकाल दे रखे होंगे या 2 समीकरण निकाल दे रखे होंगे। ठीक है, वहाँ से एक आव्यूह बनाएंगे, नहीं बनाएंगे हम a बराबर। तो जो a बराबर आव्यूह बनाएंगे, यदि उसका डिटर्मिनेट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी डिटर्मिनेट वैल्यू 0 ना आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में x इज इक्वल टू a इनवर्स b हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो देखिए यहाँ जो a इनवर्स है, डिटर्मिनेट वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो a इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, और 0 होती है तो फिर a इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि a इनवर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेट a, और डिटर्मिनेट a की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर वहाँ a इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेट a की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो a इनवर्स की जगह हम क्या लगा सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेट a, और n2 क्या है b, यानी एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेट a। ठीक है, इस तरीके से कब, जब हम उस आव्यूह का डिटर्मिनेट निकालें और 0 ना आए, तो फिर हम वहाँ से x इज इक्वल टू a इनवर्स b ज्ञात कर सकते हैं। और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेट a इंटू b। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेट a। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो हमें समीकरण निकाय दे रखे होंगे, समीकरण निकाय संगत होंगे, क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, यानी कंसिस्टेंट करेंगे। ओके, यानी अगर जो भी हमें आव्यूह हम यहाँ से निकालेंगे, उस आव्यूह की अगर डिटर्मिनेट वैल्यू, डिटर्मिनेट a अगर 0 ना आए, तो फिर ऐसी स्थिति में जो वो हमें समीकरण निकाय दे रखे होंगे वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, संगत होंगे, और उनका हल कैसा होगा, हल होगा अद्वितीय। ठीक है, संगत होंगे तथा हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि किसी आव्यूह की डिटर्मिनेट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो दिए गए समीकरण निकाय जिनसे आव्यूह बनाया गया है, वो समीकरण निकाय कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, और उनका जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, और दूसरा केस आपका बनेगा, यदि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 आ जाए तो। ठीक है, केस सेकंड, इसमें क्या होगा, फर्स्ट केस में तो क्या था, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 ना आए, और सेकंड केस में इफ डिटर्मिनेट वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी यदि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 आ जाए, तो फिर यहाँ से 2 केस बनते हैं। इसके अंदर 2 केस बनेंगे आपके। फर्स्ट क्या बनेगा, देखिए अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हम, फिर अगर ये 0 हो जाए तो फिर क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ऑफ a और इंटू b ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट a इंटू b, अगर वो 0 आ जाए, अगर एडजॉइंट a इंटू बी क्या आ जाए आपका
जीरो आ जाए तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? देखिए एक मिनट, आपकी जो ये एक्सरसाइज है ना, देखिए इसके सारे क्वेश्चंस पहले तो सेम है, आप ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का हो, क्वेश्चन पूरे क्या है, सेम है। तो इसके लिए आपको ये रूल बस, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इस पर डिपेंड हो सकते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। वही मैं देखा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है, ठीक है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाए आपकी, जीरो आ जाए, तो दो केस बनेंगे। एक तो क्या कि एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा, और एक एडजॉइंट ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दो केस बनेंगे यहाँ से, यानी मान लीजिए ये अगर डज नॉट इक्वल टू ले लें हम, एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो समीकरण निकाय असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत होंगे, ठीक है। और दूसरा केस, एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, नहीं इक्वल जीरो आ जाए, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय आपके संगत भी हो सकते हैं और असंगत भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर समीकरण निकाय संगत या असंगत दोनों टाइप के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है, ओके। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये दो केस आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो भी डिटरमिनेंट हम यहाँ से निकालेंगे, अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय कैसे होंगे, संगत होंगे, और उनका हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है। और यदि डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ जाए तो यहाँ से दो केस बनेंगे। नंबर एक, जब यहाँ जीरो लगाएंगे तो अगर जीरो आ जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए डॉट बी निकाल के देखेंगे, अगर डिटरमिनेंट ए वैल्यू जीरो आ जाए तो एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे हम अपनी तरफ से, ठीक है। और अगर वो एडजॉइंट ए डॉट बी आपका जीरो नहीं आता है तो समीकरण निकाय कैसे होंगे, असंगत होंगे, ठीक है। और अगर वो जीरो आ जाता है तो समीकरण निकाय संगत भी हो सकते हैं और असंगत भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कब आपके संगत होंगे और कब आपके असंगत होंगे। और ऐसी स्थिति में देखिए आपके जो सॉल्यूशन होगा वो आपके अनंत भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, जो हल होंगे वो अनंत या कोई हल नहीं है वाली कंडीशन भी बन जाएगी, कोई हल नहीं है। यहाँ पर आपके जो हल प्राप्त होंगे वो हो सकता है आपको अनंत भी प्राप्त हो सकते हैं या कोई हल नहीं भी प्राप्त हो सकता है। कब? जब एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट्स आप क्लियर कर लेंगे। तो अब इतना करने के बाद और जो कल का बेसिक कराया था वो करने के बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज का प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। बस फर्स्ट पॉइंट, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो समीकरण निकाय संगत होंगे, अद्वितीय हल होगा। और डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो दो केस बनेंगे। पहला केस, अगर डिटरमिनेंट ए बराबर जीरो आता है तो फिर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे। अगर वो जीरो के बराबर नहीं आएगा तो समीकरण निकाय कैसे होंगे, असंगत होंगे। और अगर जीरो के बराबर आ जाएगा तो समीकरण निकाय के संगत, समीकरण निकाय के जो हल होंगे वो संगत भी हो सकते हैं और असंगत भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनके हल अनंत या कोई हल नहीं है, मतलब अगर संगत होगा तो अनंत हल होंगे और असंगत होगा तो कोई हल नहीं है, ये होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। मैं बस ये कंडीशन, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक कंडीशन याद कर लेना। और ये कंडीशन बन रही है तो संगत होंगे, अद्वितीय हल होगा। अगर ये कंडीशन बन रही है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे। अगर ये जीरो के बराबर नहीं आता है तो निकाय के असंगत होंगे, और अगर ये जीरो के बराबर आ जाता है तो निकाय संगत भी हो सकते हैं और असंगत भी हो सकते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यही हमसे एक्सरसाइज में पूछेगा। और वो हल करने की कहे तब हम एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे, और ना कहे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो डिटरमिनेंट ए से ही काम चल जाएगा। डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे और वहीं पर हम बता देंगे कि संगत है या असंगत है।
अब इसके बाद, इतना समझने के बाद आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 4.6। कल हमने एक एग्जाम्पल आपको बेसिक करा के समझा दिया था, आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 4.6। देखिए क्या कहा है प्रश्न में, पढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। और देखिए आव्यूह विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, इसलिए ये एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ समीकरण निकाय दे रखे हैं, कुछ हमें क्या दे रखे हैं, और कुछ समीकरण निकाय दे रखे हैं, और हमें ये बताना है कि दी गई समीकरण निकायें संगत हैं अथवा असंगत हैं, बस ये बताना है। यानी इनको वर्गीकृत करना है, डिवाइड करना है संगत के रूप में और असंगत के रूप में। देखिए पहली इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 2, x + 2y = 2 समीकरण ने कहा फर्स्ट, और 2x + 3y = 2x + 3y = 3, ये समीकरण ने कहा दूसरा दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समीकरण निकाय दे रखे हैं। अब हमें ये बताने हैं कि ये जो समीकरण निकाय हैं संगत हैं अथवा असंगत हैं। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ से एक आव्यूह निकालेंगे, फिर उस आव्यूह की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो कैसे होंगे, संगत होंगे, और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी तो फिर कैसे होंगे, फिर वहाँ से दो केस बनेंगे। क्या, एडजॉइंट a × b निकालेंगे, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो असंगत होंगे, और एडजॉइंट a × b अगर 0 के बराबर आ जाता है तो फिर संगत और असंगत दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से मानेंगे हम, माना a बराबर x के गुणांक लेंगे सबसे पहले 1 2 1 2, y के गुणांक 2 3 2 3। यहाँ से एक आव्यूह बना लिया ये a बराबर। अब एक कॉलम आव्यूह बनाएंगे b बराबर क्या लेंगे, यानी x बराबर, x कैपिटल X बराबर, इसमें देखिए दो ही वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y आ जाएगा। और एक थर्ड हम वो बनाएंगे आव्यूह, यानी b बराबर, और उसमें क्या आएंगे, बराबर में जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है ये, यानी 2 और 3। इस तरीके से 3 मैट्रिक्स हम बनाते थे, कल बेसिक में समझाया था। जो भी हमें समीकरण निकाय दे रखे होंगे वहाँ से x और y के गुणांकों से आव्यूह a बनाते हैं, और कैपिटल X बराबर जो भी वेरिएबल आ रहे हैं उनसे मिलकर एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, और b बराबर जो भी बराबर में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उनसे मिलकर एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। इतना करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें a आव्यूह प्राप्त हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये समीकरण निकाय संगत हैं या असंगत हैं। तो क्या करेंगे, तो ये जो समीकरण हमें दे रखा है आव्यूह a, आपको इस आव्यूह का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो कैसे होंगे समीकरण निकाय, संगत होंगे, और नहीं आएगा तो फिर दो केस बनते हैं, वही वाले आपको याद होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकालते हैं इसका। डिटरमिनेंट a = प्लस माइनस, तो 1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या हो गया 3 माइनस 2 सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या बचा आपका 2। या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1 का 3 में माइनस 2 का 2 में, बात वही आएगी। स्टार्टिंग में मैं बेसिक में समझा चुका हूँ। तो 1 3 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी -1 आ रही है, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट a की वैल्यू -1 आ रही है, डज नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब 0 के बराबर नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दिए गए समीकरण निकाय कैसे होंगे, संगत होंगे। बस ये लिख के छोड़ देना, आपका आंसर हो गया। क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण निकाय संगत होंगे। ठीक है, हल नहीं करवाया, सिर्फ ये पूछा है कि संगत हैं या असंगत हैं, बताना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना। ठीक है, और सॉल्व करना होता तो फिर अभी आगे सॉल्व करेंगे, उस टाइप से फिर सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अलग अलग हैं। तो 2 और 3 आप स्वयं कर लीजिएगा। चलो 2 भी मैं करा देता हूँ, 3 आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, सेम ऐसा ही है। इसमें हमें दिया है कि 2x - y = 5। एक समीकरण निकाल दे रखा है 2x - y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको एक सिस्टम दे रखा है x + y = 4, यानी x + y = 4। इस तरीके से दो समीकरण निकाल दे रखे हैं, दो सिस्टम आपको दे रखे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, मानेंगे, यानी माना डिटर्मिनेट a = पहले a बनाएंगे यहाँ से। तो a बराबर x का गुणांक 2 और यहाँ पर x का गुणांक 1, तो 2 1, y का गुणांक -1, y का गुणांक 1, ठीक है। और एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ से, x बराबर x और y, और एक आपका मैट्रिक्स B बनाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें आएंगे आपके 5 और 4, ठीक है। अब जो भी यहाँ से हमारा A मैट्रिक्स बना है उसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेट वैल्यू, यानी सारणिक मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सारणिक का मान। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेट A बराबर 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा, 1 बचा, माइनस और ये -1, तो फर्स्ट सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या बचा आपका 1। डिटर्मिनेट A की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 = 2 और माइनस प्लस 1 बन जा 1। तो डिटर्मिनेट A बराबर क्या आ गया आपका, 3 आ गया। क्या आ गया, 3। तो फिर डज नॉट इक्वल टू 0 है भाई, 8 = 0, डज नॉट इक्वल टू A, डिटर्मिनेट A = 3 और डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो क्या होगा, अतः दिए गए समीकरण निकाय कैसे होंगे, आपके संगत होंगे, ठीक है, संगत होंगे। तो इस तरीके से आप थर्ड पार्ट को भी स्वयं कर लीजिएगा। दो समीकरण निकाल दे रखे होंगे, वहाँ से डिटर्मिनेट A आव्यूह निकालना, x निकालना, b निकालना, और जो A आव्यूह है उसका डिटर्मिनेट वैल्यू निकालना, ठीक है। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो संगत होंगे, और इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर असंगत होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन सेम हैं, क्योंकि इसमें 3 समीकरण निकाल दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, हमें दे रखा है x + y + z = 1, यानी x + y + z = 1। ये पहला समीकरण निकाय हो गया। 2x + 3y + 2z, 2x + 3y + 2z = 2, ये दूसरा समीकरण निकाय हो गया। और ax + ay + 2az = 4, ये तीसरा समीकरण निकाय हो गया। अब हमें बताना है कि ये जो समीकरण निकाय संगत हैं या असंगत हैं, तो वही प्रोसेस आपको अपनाना है। सबसे पहले माना आव्यूह A बनाएंगे, यहाँ से 3y 3 का बनेगा, क्योंकि 3 समीकरण निकाय दे रखे हैं। सबसे पहले x के गुणांक 1 2a, 1 2a, उसके बाद आपका y का गुणांक, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 3a, 1 3a, ओके। उसके बाद z के गुणांक, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ 2a, 1 2 और यहाँ 2a, ठीक है। हाँ, x बराबर क्या हो जाएगा, आपके 3 वेरिएबल आ रहा है, तो x y और z, और b बराबर आपके कांस्टेंट वैल्यू 1 2 4। वैसे इनका यूज है नहीं यहाँ पे संगत असंगत में, तो ज़रूरी भी नहीं है आप लिखें। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से आव्यूह A प्राप्त हो गया। अब इनको ये जो समीकरण निकाय 3 दे रखे हैं, हमसे ये पूछा है
कि ये संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत या असंगत हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए ये जो हमने यहाँ से आव्यूह ए ज्ञात किया है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये जो समीकरण निकाय हैं ये कैसे होंगे, संगत होंगे। ओके, तो डिटरमिनेंट ए निकालते हैं इसका, तो प्लस माइनस प्लस। ओके, तो सबसे पहले 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन से बचे, 4 एलिमेंट ये वाले बचे, इनका क्रॉस 3 2 जा 6a माइनस ए का 2 में करेंगे 2a। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका -1, तो सेकंड कॉलम जाएगा और फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो 2 का जाएगा 2a में, तो 2 2 जा 4a माइनस a का जाएगा 2 में, तो 2a, यानी जाएगा क्या, मल्टीप्लाई होगा। ओके, यानी सेकंड कॉलम गया आपका और फर्स्ट रो गया, तो 2 का 2a में कितना आ जाएगा 4a, और a का करेंगे 2 में तो इंटू 2a। अब लास्ट में क्या आपका +1। अब थर्ड तो कॉलम गया और फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो कौन से 4 एलिमेंट बचे, ये वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का a में 2a और a का 3 में 3a, 2a माइनस 3a। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 6a में से माइनस करेंगे 2a को, तो क्या बचेगा 4a बचेगा, और यहाँ 4a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 2a, वो भी माइनस का, और यहाँ 2a माइनस 3a, तो माइनस का 1a बचा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू आपकी आ गई ये हो गया माइनस का 2a और माइनस का 1a, माइनस का 3a और माइनस का 3a जाएगा 4a से, तो ओनली a बचेगा। तो ये क्या आ रहा है आपका, डिटरमिनेंट a आ रहा है आपका a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वही चीज़ आ रही है बार बार, समीकरण निकाय कैसे होंगे, अतः दिए गए समीकरण निकाय संगत होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर हल वैसे कराया नहीं है, अगर हल पूछता तो कैसे होते, हल होते अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन होता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। अब 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज़ ऐसे ही हैं, सेम ऐसे ही हैं। चलिए 6 करा देता हूँ मैं। ओके, फाइव आप खुद कर लीजिएगा, या फिर देखो 5 करा देता हूँ, क्योंकि 5 में कुछ वेरिएबल्स गायब हैं, तो आप हो सकता है उसमें कंफ्यूज हो। 6 तो आप कर लीजिएगा स्वयं 4 की तरह, 5 मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 5 हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, क्योंकि इसमें से कुछ वेरिएबल गायब हैं। 5 देखिए, तो यहाँ में दे रखा है, देखिए 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, समीकरण ने कहा है फर्स्ट। और एक हमको दे रखा है 2y माइनस जेड, 2y माइनस जेड, 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, समीकरण ने कहा है सेकंड। देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पर आप, यहाँ देखिए x y z, और यहाँ y और z, x वाला है ही नहीं, x वाला इसमें नहीं है, तो फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1। ये इस समीकरण निकाय को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी x वाला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको 0x करके लिख लो, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई x में होगा तब भी तो अभी ये नहीं होने की बराबर है ना। बट हमारा ये जो समीकरण निकाय है ये इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, इन 3 वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया। अब तीसरा समीकरण निकाय दे रखा है हमें 2x 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, तो इसको भी आप लिखिए क्या गायब है इसमें, z गायब है, तो 3x माइनस 5y प्लस 0z और इज इक्वल टू 3, समीकरण का आपका हो गया ये थर्ड। अब हमको बताने हैं कि ये संगत हैं
या असंगत हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तरीका माना ए बराबर, तो ए बराबर क्या दे रखा है देखिए, एक्स का गुणांक 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर एक्स नहीं था तो फिर थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता, हमने एक्स लिख लिया तो उसका गुणांक हम देख पा रहे हैं आराम से। वैसे अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो जो आपका वेरिएबल इसमें नहीं है उसकी जगह 0 ले लेते हैं हम, ठीक है, और वैसे भी 0 ही आ रहा है। तो 3 0 3 3 0 3, वाई का यहाँ पर क्या होगा -1, यहाँ 2 और यहाँ -5, -1 2 और यहाँ पर -5, ठीक है। और यहाँ लास्ट वाला जेड में यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर क्या है आपका जेड वाला 0, यानी -2 -1 और यहाँ पर आपका 0। ये हो गया x बराबर x y z हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगी, इक्वल वाली कांस्टेंट वैल्यू, यानी 2 -1 और 3। अब हमें मतलब इससे है, वैसे इनका कोई काम नहीं है और आप ना भी लिखते हैं तो भी चलेगा, यहाँ पर आगे आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर संगत असंगत पता करना है, तो वही इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, तो प्लस माइनस प्लस, तो 3 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये 4 एलिमेंट बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 0 में 0, -5 का -1 में करेंगे तो +5। फिर इसके बाद देखिए माइनस, एक तो माइनस ये रहा और एक ये -1, तो आपका सेकंड कॉलम जाएगा और फर्स्ट रो जाएगा, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या बचे, ये 4 एलिमेंट बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 का 0 में 0 और 3 का -1 में -3, 0 का 0 में 0 और -3 का -1 में करेंगे -3, और एक माइनस पहले से मौजूद है तो +3, और यहाँ पर देखिए प्लस लेकिन माइनस, प्लस लेकिन ये नंबर क्या है माइनस का है, तो -2, तो थर्ड कॉलम जाएगा आपका फर्स्ट रो जाएगा, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो 0 का -5 में करेंगे 0, -3 का 2 में करेंगे तो 6। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 का करेंगे -5 में तो -15, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस +1 और +1 का 3 में होगा तो 3, और यहाँ पे -2 का करेंगे -6 में तो प्लस के 6 2 जा 12, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 12 और 3 कितना हो गया आपका, ये माइनस का 15 हो गया और ये प्लस का 15 हो गया। डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा यहाँ से 15, ये आ गया आपका 0 आ गया, देखिए इसमें आया है आपका 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 केस बनने वाले हैं। अगर डिटरमिनेंट ए आपका 0 आ गया तो फिर यहाँ 2 केस बनेंगे आपके, क्या, फर्स्ट केस, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या होता था, एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी होती थी। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 आए तो फिर समीकरण क्या असंगत होते थे, और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 आए तो समीकरण का संगत और असंगत कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ रही है, तो ये सेकंड केस का सेकंड पार्ट बन गया, सेकंड केस का सेकंड केस बन गया मतलब ये। तो अब सेकंड केस में 2 पार्ट बनेंगे आपके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए के सहखंड निकालने पड़ेंगे, और फिर उन सहखंडों से एक नया आव्यूह बनाना पड़ेगा कॉलम की फॉर्म में, वही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा, ठीक है। तो अब देखिए सहखंड निकालेंगे यहाँ पे, सहखंड, ठीक है। तो सहखंड क्या होंगे, 3/3 का है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के जो 3 है 1 1 1 2 1 3 में यही वैल्यू आती है, ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है ना यही वैल्यू आएंगी, 1 आप करके देख लीजिएगा। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप हटाओगे तो क्या आएगा 0 - 5, और 0 - 5 यानी यहाँ 0 - 5 ही आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 0 + 3 सेकंड वाले में,
और यहाँ पर आएगा 0 माइनस 6। जब आप करेंगे 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ से हटाएंगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0 माइनस 5 ही मिलेगा। ठीक है, जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं उसके जो 3 ब्रैकेट आते हैं वो 3 ब्रैकेट वाली वैल्यू यही होती है स्टार्टिंग की। अब यहाँ से आप आगे कर लीजिए, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम आपको हटाना है, तो दूसरा वाला रो कौन सा है इसमें, ये रहा, और फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड रो गया और फर्स्ट कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 का 0 में करेंगे 0, और -5 का 2 में करेंगे -2 में तो +10, तो 0 0 +10, तो 0 माइनस +10 आएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 का 0 में करेंगे 0, और 3 का करेंगे -2 में -6, तो 0 -6 और एक माइनस ये रहा, तो +6 हो जाएगा। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। क्रॉस 3 का करेंगे -5 में -15, और 3 का करेंगे -1 में तो -3, यानी -15 और -3 और एक माइनस पहले से है तो +3। ओके, अब तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। -1 का -1 में 1, और 2 का -2 में -4, यानी 1 माइनस और 2 का -2 में -4 और एक माइनस पहले से है तो +4 हो गया। ठीक है, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 का -1 में करेंगे -3, और 0 करेंगे इसमें तो 0, तो -3 माइनस या +0। अब उसके बाद आपका तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 3 2 जा 6 और -0 या +0, -+ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से हमें ये सेकंड प्राप्त हो गए। अब इनको सॉल्व कीजिए आप, तो ये आएगा आपका -5, यह आपका -3, ये आएगा आपका -6, ये आएगा आपका माइनस प्लस के 10, ये आएगा आपका प्लस का 6, ये आएगा आपका माइनस 15 में से गए 3, -15 में से +3 जाएंगे तो -12 और माइनस +12, और यहाँ पर आपके 4 और 1 5। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका -3 और ये आपका +6। तो ऐसा करने से जो पहले 3 एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे आपके C1, दूसरे 3 एलिमेंट C2, तीसरे 3 एलिमेंट C3 हो गए। अब यहाँ से क्या आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A बराबर, तो -5 -3 -6 10 6 12 5 -3 6। ठीक है, इस तरीके से होगा एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर डिटरमिनेंट A हमारा 0 आता है तो 2 केस निकालने होते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है हमारा एडजॉइंट A डॉट B निकालना होता है, तो एडजॉइंट A डॉट B निकालिए। अब आप देखिए यहाँ निकाल देते हैं एडजॉइंट A डॉट B, तो अब यहाँ निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A डॉट B बराबर, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू -5 10 5 -3 6 -3 -6 12 6। ठीक है, और इनटू B की वैल्यू क्या है, ये रही 2 -1 3। अब इसको सॉल्व करके यदि हमारा एडजॉइंट A डॉट B डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो समीकरण का कैसे होंगे, असंगत होंगे, और अगर 0 आएगा तो फिर संगत और असंगत कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसका इसमें, तो 5 का करेंगे एडजॉइंट A इंटू B बराबर, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है तो -5 का 2 में करेंगे तो -10, 10 का करेंगे -1 में तो -10, और 5 का करेंगे 3 में तो 15। ठीक है, फिर सेकेंड रो का कॉलम में करेंगे तो -3 2 जा -6, 6 का करेंगे -1 में -6, और -3 का 3 में करेंगे
-5। अब माइनस इसका करेंगे 2 में तो -12, 12 का करेंगे -1 में तो -12 और 6 का करेंगे 3 में तो +18। इस तरीके से आ गया ये। अब इसको हमने सॉल्व किया आगे, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है -10 ये तो कट गई, तो क्या बचा 15। 6 से 6 कट गया, नहीं कटा, सॉरी नहीं कटेगा, ये जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं। तो -6 और -6 -12 और 9 माइनस के 21, और याद देखिए -12 और -12 -24 और 24 से +18 गए तो कितना बचा -6 बचा। तो ये चीज़ आ रही है, ये 0 तो नहीं आएगा भाई। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 कब आता, जब प्रत्येक एलिमेंट इसका क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ए डॉट बी जो है हमारा 0 नहीं आ रहा है। क्या लिखेंगे, अतः एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। यानी दूसरे केस का पहला पॉइंट बन गया ये, एडजॉइंट ए डॉट बी बराबर क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। 0 कब आता, जब प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है। ये 0 तो नहीं है तो फिर 0 तो नहीं आएगा, तो फिर 0 नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा, अतः दिए गए समीकरण निकाय कैसे होंगे, असंगत होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सवाल नंबर 5 कंप्लीट। तो इस तरीके के सवालों में आपको बाकी सवाल तो सब मिले संगत वाले, लेकिन एक सवाल असंगत वाला भी मिल गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर असंगत का कोई सवाल आएगा तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इतना पार्ट तो आपको संगत वाले में भी करते थे यहाँ तक, तो इतना तो आपको करना ही करना है। बस यहाँ पर डिटरमिनेंट ए जो है आपका 0 आ गया, वहाँ 0 नहीं आता था, कुछ और आता था, मतलब डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता था, तो कह देते थे हमारे समीकरण निकाय संगत हैं। बट डिटरमिनेंट ए आपका 0 आ जाए तो फिर आपको इतना काम और बढ़ाना है, मतलब एडजॉइंट ए डॉट बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए आप निकालना जानते ही हैं, पीछे निकालना सीख लिया है। तो जब आपके पास आब्यू है तो आप एडजॉइंट ए आप निकाल लेंगे, और बी आपका यहाँ से ये है, तो एडजॉइंट ए डॉट बी वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 होती तो समीकरण निकाय संगत और असंगत कुछ भी हो सकते थे। बट 0 नहीं आ रहा तो समीकरण निकाय सिर्फ और सिर्फ असंगत होंगे। ओके, इस तरीके से आपका सवाल नंबर 5 कंप्लीट हुआ, और 6 आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 7 क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्योंकि यहाँ तक सिर्फ हमसे इन प्रश्नों में सिर्फ यही पूछा था कि समीकरण निकायों की प्रकृति बतानी है, संगत हैं या असंगत हैं। उन्हें वर्गीकृत करना है, कौन कौन से संगत हैं, कौन कौन से असंगत हैं। अब जो आगे सवाल हैं यहाँ वर्गीकृत नहीं करना, यहाँ इन समीकरण निकायों को सॉल्व करना है। यहाँ हमसे सॉल्व नहीं करवाया था पीछे वाले सवालों में, बट अब जो आगे सवाल आपके आने वाले हैं इनमें हमसे सॉल्व कराया है। ठीक है, क्या करवाया है, सॉल्व करवाया है। तो सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, इसमें कहा है कि निम्न प्रश्न संख्या 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यानी जो समीकरण निकाय दे रखे हैं इनको आपको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। ओके, मैट्रिक्स मेथड से। तो देखिए सबसे पहला सवाल नंबर 7 हमें दे रखा है 5x + 2y = 4, ये पहला समीकरण निकाय हो गया, और 7x + 3y = 5, ये समीकरण निकाय दूसरा हो गया। तो इनको हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने कल बेसिक में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको प्रूफ कराया था, एग्जाम्पल सॉल्व कराया था, इसी टाइप से आपको ये समीकरण निकाय सॉल्व करने हैं। ठीक,
तो सबसे पहले वही चीज़ मानेंगे यहाँ पर, माना आप भी a बराबर x के गुणांक 5 7 y के गुणांक 2 3, ठीक है। और कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा आपका x और y, यानी x y, ठीक है। और आपका b बराबर हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये a x और b आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। तो आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यही तो होता है। ये आव्यूह विधि से सॉल्व करने का मेथड ही तो होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो मतलब हमें करना क्या है, ये जो आव्यूह a दे रखा है इसका a इनवर्स ज्ञात करना है, और a इनवर्स ज्ञात करने के पश्चात इसमें b आव्यूह से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर कंपेयर करके एक्स वाई जेड के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनली हमें अब करना क्या है, इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो देखिए व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर हमें जो दिया है ये आपका 5 2 7 3 है। तो व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता चुका हूँ मैं, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेट a, ठीक है। तो एक तो एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेट a निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका डिटर्मिनेट a। तो देखिए +5 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या बचा 3 बचा, फिर माइनस आता है ये 2, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या बचा ओनली आपका 7 बचा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 5 3 हो गया आपका 15 और 7 2 14, ठीक है। तो डिटर्मिनेट a आपका यहाँ से आ गया 1, ठीक है। तो 1 आ गया, अब क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, सहखंड। तो 2/2 का आव्यूह है, सहखंड क्या क्या होंगे, a11 a12 a21 और a22। तो 2/2 का आव्यूह है, किस फॉर्म में चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है, ठीक है। और 3/3 का होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सबसे पहले 1 1 यानी पहली रो और पहला कॉलम छुपा लीजिए, तो क्या बचा 3 बचा। फिर 1 2 यानी पहली रो और दूसरा कॉलम छुपाना है, तो क्या बचा 7 बचता है। फिर 2 1 यानी दूसरी रो पहला कॉलम छुपाइए, तो दूसरी रो और पहला कॉलम, तो क्या बचा 2 बचा। और दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपाना है, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो अब आ गया 5। अब ये जो पहले 2 एलिमेंट हैं ये क्या होगा हमारा C1 होगा, और दूसरे 2 एलिमेंट ये क्या होगा C2 होगा। तो यहाँ से अब हमें क्या प्राप्त होगा, एडजॉइंट ऑफ A, यानी एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 -7 और -2 5। एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब क्या निकालना है, A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेट A, यही तो फॉर्मूला होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A अभी निकाला है हमने, और डिटर्मिनेट A हमारे पास कितना है 1, तो लगा दीजिए आप यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, उसकी वैल्यू ये रही 3 -7 -2 5, ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट A, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, और 1 से डिवाइड जब इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा मतलब। तो 3 -2 -7 और 5, ये आपका आ गया A इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखिए क्या है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B होता है, यानी आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से तो क्या होता है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो x की जगह हम क्या लगाते हैं, x की जगह लगाते हैं हम x y। 2/2 का है तो x और y ही आएगा, अगर 3/3 का होता तो z और आ जाता है इसमें, ठीक है। तो x की जगह क्या होता है, x और y, यहाँ से बराबर A इनवर्स की जगह A इनवर्स की वैल्यू क्या है ये, यानी 3 -2 -7 5, और इनटू B की जगह B की वैल्यू क्या है 4 और 5, यानी ये आपको कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है 4 और 5। अब इनका आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो रो का करते हैं मल्टीप्लाई किस में, कॉलम में, ठीक है।
तो यहाँ से आप एक्स वाई इज इक्वल टू, ये देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 3 4 जा 12 और -2 का 5 में करेंगे तो -10, ठीक है। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो -7 का करेंगे 4 में, तो -के हो जाएगा आपका 28 और 5 का करेंगे किस में 5 में, तो +25। तो इस तरीके से यहाँ से क्या हो गया आपके आप भी प्राप्त हो गया। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए आपका एक्स और वाई तो चल ही रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 -10 तो आपका +2 आएगा और यहाँ पर -28 से आपका जाएगा +25, तो आपका बचेगा -3, ठीक है। अब यहाँ से आप तुलना कर दीजिए संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर देखिए संगत अवयव क्या है, इसमें पहला एलिमेंट x, इसमें 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट y और यहाँ -3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। इस तरीके से आपके समीकरण निकाय सॉल्व हो गए, ठीक है। समीकरण निकाय में क्या आ रहा है, x और y ही तो आ रहे थे, तो सॉल्व करने का मीन्स क्या होता है, जो भी उन सिस्टम में वेरिएबल आ रहे हैं उनकी वैल्यू याद करना, तो वही तो हमने किया है, x और y के मान आ गए, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इस तरीके से आपका ये सवाल आभ्यू विधि से सॉल्व हो गया और यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनता है। या तो 2x2 का 2 सिस्टम कम आते हैं, 3 सिस्टम ज़्यादा आते हैं, 3x3 का एक ज़्यादा आता है सवाल। तो एक मैं 3x3 का आपको करा देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक सेम है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप स्वयं कर लीजिएगा, 9 भी कर लीजिएगा, 10, 11, 12 ये सब सेम है, 10 तक सेम है, 11, 12 3x3 का है, तो मैं 11 कराता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 3 समीकरण निकाल दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है 2x + y + z इज इक्वल टू आपका 1, तो ये पहला समीकरण निकाय हो गया। फिर x - 2y - z, x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2, ये समीकरण निकाय दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा समीकरण निकाय दे रखा है आपको 3y - 5z, 3y - 5z इज इक्वल टू 9। देखिए इसे हम 3 वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी x नहीं है तो 0x + 3y - 5z इज इक्वल टू 9, ये आपका समीकरण निकाय हो गया तीसरा। जैसे हमने अभी सॉल्व किया था उसी तरीके से ये भी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मानेंगे कि माना आप भी a बराबर x की वैल्यू, यहाँ पे गुणांक लीजिए, x से गुणांक 2 1 3 2 1 3, फिर y के गुणांक यहाँ पे 1 -2 -5 1 -2 -5, यहाँ 3 नहीं आएगा आपका, x का गुणांक क्या है 0, ठीक है। और यहाँ y का गुणांक है आपका 3, ये भी गलती हो रही है, यानी x की गुणांक 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, 2 1 0, और यहाँ y का गुणांक 1 यहाँ -2 और यहाँ 3, यानी 1 -2 और 3 आएगा, ओके। और यहाँ z का गुणांक 1 और यहाँ -1 1 -1 और यहाँ पे -5, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो x y और z हो जाएगा आपका। और b बराबर आपका हो जाएगा, बराबर में जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 3/2 और यहाँ पर 9, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए क्या करेंगे, आप भी विधि से सॉल्व करने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है, तो फाइनली हमें a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स, तो उसके लिए डिटरमिनेंट a निकालना पड़ेगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2
फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो गया, तो -2 का -5 में 10 और -3 का -1 में -3 और एक माइनस ये रहा तो +3। अब आपका -1, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 1 का -5 में -5 और -0 का करेंगे -1 में तो 0 ही आएगा। फिर उसके बाद +1, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो 1 का 3 में 3 और यहाँ 0, 3 - 0 या +0, यहाँ पर आएगा आपका 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आएगी आपकी 10 और 3 13 और 13 दूनी 26 हो गया। यहाँ -1 का -5 में करेंगे +5 और वो तो 0 हो ही जाएगा, और 1 3 जा +3। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 26 और 5 31 और 3 34 आ गया। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई आपकी 34। ठीक है, अब निकालेंगे सहखंड। क्या निकालेंगे? सहखंड। तो देखिए सहखंड ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो क्या होगा A11 A12 A13। ठीक है, और यहाँ पर निकालेंगे बाकी A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये आपका हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 1 1, यानी मैंने क्या बताया था, जो पहली 3 एलिमेंट आते हैं वो तो यही वाले आएंगे, यानी 10 + 3 और ये -5 -0 और यहाँ 3 + 0, वरना आप करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ ये डायरेक्ट 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 1 का -5 में -5 और 3 का 1 में 3, यानी -5 और 3 का 1 में 3। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 का -5 में -10 और -0 का करेंगे किस में 1 में तो 0। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 का 3 में 6 और 0 का 1 में 0, 6 - 0। अब 3 1, यानी तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो 1 का -1 में -1 और -2 का 1 में -2, यानी -1 और -2 और एक माइनस पहले से है तो +2। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 का -1 में -2। ठीक है, 2 का -1 में -2 और 1 का 1 में 1, 2 का -1 में -2 और 1 का 1 में 1 आपका आएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 का -2 में -4 -1 का 1 में 1। तो इस तरीके से अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आएगा 13, ये आपका आएगा -5 प्लस के 5, यहाँ आपका आएगा +3, यहाँ आपका आएगा -5 और -3 -8 और +8, यहाँ -10, यहाँ -6, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो +1, और यहाँ -2 और -1 -3 और +3, और यहाँ 4 से 1 जाएगा तो -5 आएगा आपका। क्या आएगा? -5। तो इस तरीके से ये जो पहले 3 हो गए, ये तो हो गए हमारे C1, दूसरे 3 एलिमेंट C2 और तीसरे 3 एलिमेंट C3। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें? एडजॉइंट ऑफ A। क्या? एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 13 5 3 13 5 3 और यहाँ 8 -10 -6 8 -10 -6 और यहाँ 1 3 -5 1 3 -5। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब क्या निकालेंगे? A इनवर्स।
तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये है आपकी 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5 ओके। और डिवाइड बाई डिटर्मिनेट ए, उसकी वैल्यू क्या है माइनस के 34 नहीं पॉजिटिव 34 ठीक है। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब आपको क्या करना है, अब देखिए हमें करना है आव्यूह विधि से इनको सॉल्व। तो क्या लिखेंगे, आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होता है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, देखिए ए इनवर्स की वैल्यू ये जो 1/34 है ना, इसे आप आगे लिख लीजिए 1/34 हो जाएगा। और ए इनवर्स की वैल्यू होगी आपकी 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5 और इनटू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपकी ये 1 3/2 और 9। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो x इज इक्वल टू 1/34 तो है ही, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो 13 का करेंगे 1 में 13 प्लस 8 का करेंगे 3/2 में। तो देखो 8 का मल्टीप्लाई करना है 3/2 में, तो 2 4 जा 8 भाई, 8 का मल्टीप्लाई 3/2 मतलब 2 से 4 कट गया, 2 से 8 कट गया 4 टाइम और 3 4 जा 12 आएगा ठीक है। और फिर 1 का करेंगे 9 में तो प्लस 9। अब सेकेंड रो का कीजिए आप, तो 5 का 1 में 5 माइनस 10 का करेंगे 3/2 में, यानी माइनस 10 का मल्टीप्लाई 3/2 में, तो 2 5 जा 10 और 5 3 जा माइनस 15 आएगा। और 3 का करेंगे 9 में तो 27। अब थर्ड रो का करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 6 का करेंगे माइनस 9 में, तो 9 6 के 54 माइनस के 54 और माइनस 5 का 9 में करेंगे तो 9 5 45 यानी माइनस के 45 ठीक है। इस तरीके से ये आपका आ गया। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/34 13 और 12 25 और 9 कितना हो गया 34 ठीक है भाई। 13 और 12 कितना हो गया आपका 25 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो 34 आएगा। अब यहाँ पर आइए आप 27 और 5 आपका कितना हो गया 32, या फिर ऐसा कीजिए 15 में से घटाओ 5 तो -10 बचे और -10 को 27 में से घटा दो, कितना बचा 17 प्लस के 17। और यहाँ देखिए आप 54 और 54 में से घटाओ +3 पहले, तो -54 में से 3 जाएंगे तो -51 बचेगा, -51 और 45, तो -51 और आपका 45 हो गया 90 और 5 91 96, ये आपका हो जाएगा 96 माइनस के 96 ठीक है। यानी या तो इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दो या इसमें पहले घटा लो फिर इसे जोड़ लो। 54 में से 3 गए तो 51 बचा, 51 में जोड़ेंगे आप 45 तो ये आपका हो जाएगा 96 ठीक है, माइनस के 96 आएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि नहीं मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 34 डिवाइड करेंगे 34 में तो 1 टाइम, 34 का करोगे आप 17 में, तो देखो 17 में डिवाइड करोगे 34 से, तो 17 2 जा 34 तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ठीक है। और 34 का डिवाइड करेंगे 96 में, तो माइनस के 96 डिवाइड बाई 34, इसे आप कैंसिल कर लो, और 2 4 जा 8 और 1 बचता है 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो माइनस के 48/17, माइनस के 48 अपॉन कितना आएगा आपका 17 ठीक है। अब x की जगह लगा दीजिए आप, x की वैल्यूज़ क्या हैं x y z, और कंपेयर करके आप मान जो है निकाल लीजिएगा x y z के। यानी कैसे देखिए, तो यहाँ पर देखिए आप x की जगह क्या लगाने वाले हैं हम, x y z इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 1/2 और माइनस के 48/7। अब संगत अवयवों की आप तुलना कर लीजिए,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -48/7। ठीक है, एक बार इनके आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, ठीक है, 4.6 का 11। तो 4.6 का क्वेश्चन नंबर है आपका 11। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2, नहीं -3/2 आ रहा है यहाँ पर, -3/2। तो ये चेक कीजिए आप, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, यानी हमें सिर्फ ये वाला एलिमेंट चेक करना है। ठीक है, तो एक बार ये एलिमेंट यानी 5, ये जो 5 आ रहा है लास्ट में, माइनस का 5, यानी ये सही आ रहा है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखिए इसके लिए मुझे सबसे पहले 3, तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम वैसे बनेगा तो यही ना, 1 2 1 0 1 -2 -5, नहीं 3 ही आएगा ये रहा। उसके बाद 1 -1 और यहाँ पर -5। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया, तो फिर हम सॉल्व करेंगे। तो 3 वाला कॉलम चेक कीजिए, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो 2 का करेंगे -2 में तो -4 होगा, और 1 का करेंगे 1 में तो -1 होगा, तो -4 और -5। ठीक है, ये तो यानी यहाँ पर -5 ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ भी -5 चल रहा है, और ये आपका 1 3/2 और ये 9, 1 3/2 और ये 9। अब इसको सॉल्व आगे करेंगे, तो हमने किया थर्ड रो का इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 का 1 में करेंगे 3, 6 का करेंगे 3/2 में, तो 6 का मल्टीप्लाई हमने किया 3/2 में, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा -9 आएगा। क्या आएगा? -9। यही मिस्टेक आई थिंक हो रही है हमसे, क्योंकि देखिए थर्ड रो का करना है हमें इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 का 1 में किया 3, -6 का करेंगे अब किसमें 3/2 में, तो -6 का 3/2 में करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा -9, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका -9 आएगा। ठीक है, और उसके बाद -5 का करेंगे 9 में तो 45। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो गया -45 और 9, -45 + 9 हो गया आपका 54। कितना हो गया? 54। और 54 में से फिर प्लस का 3 हमको माइनस करना है, तो आपका क्या बचेगा? -51। यहाँ पर आपका -51 आएगा, यानी ये फिर आपको 34 से क्या कर देना है? डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड किएंगे 34 से, 34 एक बार कट गया, यहाँ डिवाइड करेंगे 1/2 बार, और जब यहाँ पर आप -51 में डिवाइड करोगे 34 से, देखो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, तो 3/2 आएगा माइनस का, यानी -3/2 आ गया। ठीक है, ये चीज़। अब x की जगह हमने लगा दिया XYZ, और ये 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका -3/2। अब आप कंपेयर कीजिए, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा हमसे एक मिस्टेक हो रही थी, जो कि अब हमारी ठीक हो गई। तो z की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। तो इस तरीके से आपका 3/3 का, यानी 3 रैखिक समीकरण एवं दे रखे होंगे, रैखिक समीकरण में 3 समीकरण निकाय दे रखे होंगे, तो उनको सॉल्व इस तरीके से आपको किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ से आप ए आप भी बनाइए, और XYZ से एक x का मैट्रिक्स बनाइए, कॉलम मैट्रिक्स, और अचर पदों से एक b कॉलम मैट्रिक्स बनाओ। फिर आप भी विधि से सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है x = A 1b होता है, तो फाइनली A 1 निकालना है। तो A 1 आप पीछे की एक्सरसाइज में बहुत अच्छी से तरीके से सीख सको निकालना। A आप भी पता है, तो A 1 आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तब A 1 आ जाएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे आप भी विधि से x = A 1b, तो A 1 की जगह A 1 का मान और b की जगह b का मान। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई आप कर लीजिए,
तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। फिर 34 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब x की जगह x की वैल्यू XYZ, ठीक है, और ये एज इट इज़। अब कंपेयर करके संगत अवयवों की तुलना कर लो। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2। तो इस तरीके से ये आपका सवाल समाप्त हुआ।